देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। खेल खत्म हो गया है और एक पूरा का पूरा देश अफगानिस्तान हजम हो गया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर है अफगानिस्तान में हो रहा तालिबान का तांडव। एक देश कैसे देखते ही देखते उजड़ जाता है, लावारिस हो जाता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अफगानिस्तान की तस्वीरें। काबुल शहर हो, वहां का एयरपोर्ट हो, रनवे हो, हर तरफ भागम भाग, बदहवासी, मारे जाने का डर। इस माहौल की कल्पना ही किसी को परेशान कर सकती है, लेकिन यह आज के अफगानिस्तान का सच है। आज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का ग्लोबल विश्लेषण करेंगे। नाम सुनकर चौंकिए नहीं, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम यही रखने की घोषणा कर दी। 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान के राज ने अफगानिस्तान की नई पिक्चर सामने रखी है। इस पिक्चर में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल हाउस की डेस्क पर पेन नहीं, AK-47 दिखाई दे रही है। इस तालिबान के विश्वव्यापी असर को समझना होगा। सवाल यह भी है कि तालिबान ने इतनी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे कर लिया। सिर्फ 5 दिन में एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते जाना, काबुल को कॉन्फिडेंस देने वाली नसों को काटते जाना और फिर काबुल पर कब्जा कर लेना। आखिर ऐसा कैसे हो गया? इतनी तेजी से तो किसी शहर में भू माफिया जमीन पर कब्जा नहीं करती। दुनिया भर में ट्रेंड करने वाला एक सवाल यह भी है कि संख्या बल के लिहाज से तालिबान से भी बड़ी अफगानिस्तान की सेना कैसे हार गई? क्या अफगानिस्तानी सेना की ट्रेनिंग में कमी थी? क्या अफगान सेना अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी? क्या अफगान सेना के युवा अमेरिकी संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए? अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसके पड़ोसी देश अपनी कूटनीति का डिजाइन फिर से तैयार कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं जिनसे साफ पता चलता है कि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तालिबान ने और तालिबान की फ्रेंड रिक्वेस्ट इन दोनों देशों ने पहले ही एक्सेप्ट की हुई है। इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ऐसे में आगे कूटनीति की फ्रंटलाइन पर क्या होने वाला है यह भी देखेंगे। लेकिन आज खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत उन तस्वीरों से करते हैं जो अपने अंदर हजारों शब्द समेटे हुए हैं और जिनमें अफगानिस्तान के पतन का सार है। उड़ते हुए हवाई जहाज से गिरते हुए इंसानों की तस्वीरें। ऐसे दृश्य आपने कभी नहीं देखे होंगे इससे पहले। अफगानिस्तान के सपने और उसकी उम्मीदें इसी तरह टूट कर गिर रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब सुपर पावर अपना स्वार्थ समेटकर, बोरिया बिस्तर बांधकर किसी देश से निकल लेता है तो क्या होता है। 20 साल से कठपुतली बना हुआ देश जब संकट देखते ही भागने वाले नेताओं और अधूरी इच्छा शक्ति वाली लीडरशिप के तहत जंग के असली मैदान में जाता है तो क्या होता है। किस तरह की बदहवासी फैलती है, कैसी भगदड़ मचती है और कैसे आम लोगों के दुख दर्द का तमाशा बन जाता है। जब कलम से ज्यादा AK-47 पर यकीन करने वाले कट्टरपंथियों की सत्ता काबिज होती है तो उस देश के लोगों का क्या होता है। कैसे अपनी सुरक्षा के लिए भगदड़ और नोच खसोट मच जाती है, कैसे गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब देश लावारिस हो जाता है तो उसके नागरिक भी लावारिस हो जाते हैं। इतनी तेजी से कोई भू माफिया किसी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता जितनी तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके अपने कारण हैं जिन्हें आगे खबरदार में डिकोड करेंगे, लेकिन पहले अफगानिस्तान के पतन की 8 तस्वीरें और उनकी कहानियां देखिए। इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कहकर या लिखकर बताने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होने वाला है। जैसे मध्ययुग में जब बर्बर लुटेरे नगर पर धावा बोलकर उस पर नियंत्रण करते थे तब हाहाकार मचता था। काबुल में तालिबान राज के फिर कायम होते ही अफगानिस्तान बीती सदियों के उसी अंधकार में डूब गया। 20 सालों बाद लौटे तालिबान राज 2 के पहले दिन काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बैटल ग्राउंड बन गया, क्योंकि हताश अफगानी अपने मुल्क को छोड़ने की जद्दोजहद में थे। तालिबान राज से बचने की ऐसी छटपटाहट, खूनी शासन व्यवस्था के चंगुल से बचने की ऐसी मारामारी, फिर कट्टरपंथ के जबड़े में ना आने की ऐसी कोशिश, किसी दूसरे मुल्क को दुनिया की कोई और जमीन, किसी और आसमान में सांस लेने की ऐसी कसमसाहट कि खुद की जान को भी दांव पर लगा देने का ये जोखिम मोल लिया गया। अफगानिस्तान के पतन की हर तस्वीर खुद में त्रासद कहानी है।
अमेरिकी लोगों के रेस्क्यू के लिए काबुल आए अमेरिकी वायुसेना के जहाज के साथ दौड़ लगाते लोगों की फूल रही सांसें ये शोर मचा रही हैं कि अफगानिस्तान में जब तक तालिबानी सत्ता में है, मुल्क रहने लायक नहीं। अफगानिस्तान ने तालिबान के शासन के 5 साल देखे हैं। 20 साल पहले की बात है। अफगानिस्तान की एक पीढ़ी बदल गई, लेकिन उनका खौफ नहीं मिटा। मानवाधिकार के हनन की इससे विभत्स तस्वीर क्या होगी जब प्लेन के भीतर समा ना सके 3 लोग उसके टेक ऑफ करते ही आसमान से जमीन में आ गिरे। एक रात में काबुल तालिबान का हो गया, लेकिन एक रात में अफगानिस्तान के आम लोग वहां से भाग नहीं सकते। वो भाग नहीं सकते तालिबान राज से, वो भाग नहीं सकते उस हकीकत से जो उन्हें दुर्भाग्य से हासिल हुई है। वो भाग नहीं सकते टैंकों के साए से, बम और बंदूकों की आवाजों से। I'm in Demazang area. This is the commander of Kabul. You see in the picture. And now the Taliban members walking to Demazang area. It's the commander of Kabul. So all of police of the Kabul controlled by this commander. See the Taliban in Demazang. You see the picture of Commander Kabul. Just look at the picture. There. तालिबान हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो बर्बर सोच नहीं रखता, लेकिन आजादी पसंद, तरक्की पसंद महिलाएं तो तालिबान की दुश्मन ही हैं। तालिबानी आए तो काबुल में महिलाओं के इस ब्यूटी पार्लर को मौत सी सफेदी चढ़ा दी गई। तालिबान ने अपनी हुकूमत के पहले दौर में अफगानी महिलाओं का ऐसा हाल किया और अब फिर उसका ही ट्रेलर दिखाई पड़ रहा है। कल कुछ खबरें भी ये सुनी गई कि गन पॉइंट पे लोगों को रॉब किया गया या चोरियां हुई हैं सिटी के अंदर। एंड यहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन पार्लर्स थे, ब्यूटी पार्लर्स थे जिनके ऊपर लड़कियों की तस्वीरें थी, उसको ऑलरेडी उन्होंने कवर कर दिया है सफेद पेंट से। सो यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। बीते 2 दशक में अफगानिस्तान ने लोकतंत्र की आहट सुनी थी, लेकिन जैसे वो सिर्फ खुशनुमा सपना रहा हो। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस में जहां लोकतंत्र कल तक आबाद था, वहां तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं और मानवता के साथ क्रूर मजाक का दुस्साहस देखिए कि यही लोग नया अफगानिस्तान बनाने का दम भर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान के इस्लामिक लोगों को जीत के लिए बधाई देता हूं, खासकर काबुल के लोगों को। मैं सब लड़ाकों को ये कहना चाहता हूं कि वो एक अलग स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये अल्लाह की मदद से हुआ है। हमें घमंडी नहीं होना है। हमारे पास पहले इतनी जिम्मेदारी नहीं थी जितनी आज है। हर दिन हम अपने देश की सेवा में लगेंगे, देश के लोगों को भविष्य की उम्मीद और सुरक्षा देंगे। 2001 में एक ओसामा बिन लादेन की अमेरिकी खोज में अफगानिस्तान को थोड़े सुकून के 2 दशक मिल गए, लेकिन हर एक तालिबानी में ओसामा बिन लादेन बसता है। और अब जब अमेरिका मैदान छोड़कर भाग गया है, अफगानिस्तान को कैसे नया जीवन मिलेगा, ये विश्व व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। पिछले 5 दिनों में तालिबान बहुत तेजी से आगे बढ़ा और काबुल तक पहुंच गया। इसके पीछे अफगानिस्तान की कमजोर सरकार है, बोरिया बिस्तर समेट कर जाने वाला अमेरिका है, अंदर से खोखली हो चुकी अफगान सेना है और तालिबान के पहले से आधुनिक हथियार और आक्रामक प्लान। 5 दिन में तालिबान ने काबुल को कॉन्फिडेंस की सप्लाई करने वाली सारी नसें काट दी। तालिबानी ये जानते थे कि लंबे युद्ध की बड़ी कीमत चुकाने वाला अमेरिका झुंझलाकर मैदान छोड़ रहा है। यही मौका है अटैक करने का। तालिबानी आतंकवादी संख्या में कम होने के बावजूद अफगानिस्तानी सेना पर भारी पड़ गए, क्योंकि अफगानिस्तानी लीडरशिप लड़ने के बजाय भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। वहां की सेना में बहादुरी की कमी नहीं है, लेकिन जब तक लीडरशिप में एक इच्छा शक्ति नहीं रहती है तो मुकाबला कैसे और किससे किया जाए। तालिबान के पास पाकिस्तान की मदद भी थी। 11 अगस्त को कुंडूज में सैकड़ों अफगान सैनिकों का सरेंडर हुआ। फैजाबाद और काबुल से 140 किलोमीटर दूर पुले खुमरी तालिबान के हाथ में गया। अमेरिकी सेना की चेतावनी, अगले 90 दिन में तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, यह कहा गया।
12 अगस्त को तालिबान ने काबुल से 150 किलोमीटर दूर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया। हेरात भी अफगान सरकार के हाथ से चला गया। 13 अगस्त को कंधार पर कब्जा हुआ और लश्कर गाह भी तालिबान के हाथ में चला गया। फिर 14 अगस्त असदाबाद, गर्देज और मजार शरीफ पर कब्जा हुआ। 15 अगस्त को जलालाबाद पर कब्जा हुआ। इसके बाद तालिबान काबुल में घुस गया और फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस की ये तस्वीरें सामने आई। मेज पर AK-47 रखी है। तालिबानी आतंकवादी बड़े शौक के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं और दुनिया गहरे शौक यानी आघात में। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो आज 1000 शब्दों के बराबर वाली बहुत सी तस्वीरें अफगानिस्तान से आई। जैसे एक पूरा का पूरा देश किसी टाइम मशीन से 1000 साल पीछे के दौर में पहुंच गया। तालिबान की नई शासन व्यवस्था क्या होगी, इसका पूर्वानुमान कुछ हद तक तालिबान के शासन में काबुल के पहले दिन की तस्वीरों से लगता है। वो जगह जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के लिए पिछले 6 साल से घर थी, वहां तालिबानी आतंकवादी फील गुड कर रहे थे। 5 दिन में ताबड़तोड़ कब्जे करने के बाद ये लोग आराम कर रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, खाली समय में जिम का इस्तेमाल हो रहा है, वीडियो बनाए जा रहे हैं, सेल्फी का शौक पूरा हो रहा है। अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात तालिबानी अफगानिस्तान की इस त्रासदी को अपनी जीत का स्मारक बना देना चाहते हैं। तालिबान पहले से ही कड़े शरिया कानून लागू करने के लिए कुख्यात है। वहां के आम लोग बहुत डरे हुए हैं और किसी भी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। तालिबान इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ था। वो 20 साल पुराना तालिबान नहीं था जिसके पास आधुनिक हथियार न हो। अफगानिस्तान पर तालिबान के सुपरफास्ट कब्जे के पीछे तालिबान के हथियारों में आया बदलाव भी है। इसे समझिए, 20 साल पहले तालिबान के पास न तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, न सामान्य हेलीकॉप्टर थे, न लड़ाकू हेलीकॉप्टर था, लेकिन अब उसके पास लड़ाकू विमान है। Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं, Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पहले कलाशनिकोव थी, अब M16 और M4A1 राइफल्स हैं। पहले RP के लाइट मशीन गन्स थी, अब M240 मशीन गन्स हैं। पहले यूटिलिटी वाहनों में टोयोटा के पिकअप ट्रक्स थे, अब हमवी हैं। पहले लैंडमाइन से बचने वाले वाहन और ड्रोन नहीं थे, लेकिन अब तालिबान ने यह कमी पूरी कर ली है। उसके पास मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड वाहन है, स्कैन ईगल सर्वेलांस ड्रोन है। पहले तालिबान का तोपखाना मजबूत नहीं था, उसके पास ग्रैड रॉकेट आर्टिलरी थी, लेकिन अब मीडियम और हेवी आर्टिलरी। पहले बहुत पुराने टैंक थे तालिबान के पास, लेकिन अब तालिबान ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। उसके पास T-62 मीडियम टैंक हैं। ये सारी चीजें कहां से आई? अमेरिका की मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट ने इस बात का गहरा विश्लेषण किया है कि अफगानी सेना संख्या में ज्यादा होने के बावजूद तालिबानियों से क्यों हार गई। वेस्ट पॉइंट के अनुसार अमेरिका ने तमाम आधुनिक हथियार और साजो सामान अफगान सेना को उपलब्ध करवाया, लेकिन अफगान सेना के तमाम जवान जो कि देश से कम पढ़े लिखे युवा थे, वो इन संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर लचर था। 30% आबादी के पास ही बिजली की सुचारू सप्लाई रहती है। ऐसे में एयरफोर्स और हाईटेक संचार व्यवस्थाओं पर निर्भरता बढ़ गई। अफगानी सेना के 3 लाख जवानों में से 1,85,000 जवान ही सीधे सीधे वहां के रक्षा मंत्रालय के कंट्रोल में थे। बाकी की गिनती पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूरी की गई। अफगान आर्मी में सिर्फ 60% ट्रेंड जवान थे, यानी अफगान आर्मी के लड़ सकने वाले जवानों की संख्या करीब 96,000 थी। इसके अलावा 8,000 जवान वायुसेना के। लोगों के बीच में आर्मी छोड़ने की वजह से अफगान आर्मी को हर साल अपने 25% जवान बदलने पड़े। इससे भी ट्रेनिंग और युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता पर असर पड़ा। दूसरी तरफ तालिबान के पास 60,000 लड़ाके हैं और कुल मिलाकर 2 लाख लोगों की मैन पावर। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि पहले पेंटागन से अफगान सैनिकों की सैलरी आ रही थी, लेकिन अप्रैल में अमेरिका ने जब वहां से निकलने की घोषणा की तो इसका बोझ अफगान सरकार पर आ गया और बाद में कई सैनिकों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, उनकी हालत खराब है। इस बीच तालिबान मीडिया मैनेजमेंट में जुट गया। तालिबान की नजर इस बात पर है कि मीडिया में उसके बारे में क्या चल रहा है, इसीलिए तालिबानियों की सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव हो गई। इसके साथ साथ तालिबानी आतंकियों को रिपोर्टर बनने का भी शौक है।
बस फर्क यह है कि जो तालिबानी माइक लेकर सवाल पूछता है उसके साथ दूसरा बंदूकधारी तालिबानी भी साथ में होता है, जो मन मुताबिक जवाब न मिलने पर गोली भी चला सकता है। तालिबान के प्रवक्ता के ट्विटर अकाउंट से ऐसे वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं जिनमें तालिबानी रिपोर्टर लोगों से सवाल पूछकर यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वहां जनता बहुत खुश है। आम अफगानिस्तानी नागरिकों की जवाब की जुबान गन पॉइंट पर है। वो जो महसूस कर रहे हैं उसे बोलने का अधिकार फिलहाल उनके पास नहीं है। वो बहुत डरे हुए हैं। अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थी उसकी एक पुअर लीडरशिप थी और उनका मोराल बिल्कुल डाउन था। और दूसरा कहीं ना कहीं रीजन है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है, जो लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन तालिबान की पाकिस्तान के थ्रू थी, मेडिकल फैसिलिटी, ब्रीडिंग ग्राउंड वहाँ था, और ऑपरेशन जो हैं प्लान हो रहे थे क्वाटा और पेशावर से, और इसके साथ साथ उन्होंने 20 से 25 हज़ार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और अलबदर के आतंकवादी भी भेजे तालिबान की मदद करने के लिए। तो ये एक दुख की बात है कि 4 महीने के अंदर ही ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो तालिबान ने ले लिया। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। सिद्दीकुल्ला जो कि काबुल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ललित के झा अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, पहले आपसे मैं जानना चाहती हूं कि जिन पश्चिमी देशों का दिल इस बात पे रो उठता है कि किसी के बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, क्या अमेरिका में इस बात को लेकर इस समय चर्चा है, विमर्श है कि लोग उड़ते हुए विमान से गिर जा रहे हैं, जान चली जा रही है, लोग भागने के लिए आतुर हैं? यानी कहीं ना कहीं अमेरिका से कोई ना कोई गलती तो हुई है अफगानिस्तान में कि इस तरह की एक मानवीय त्रासदी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जी, आपकी बात सही है। पूरी अमेरिका भी शॉक की स्थिति में है। उन्होंने कभी जो यहाँ की जो आम जनता है जिन्होंने 20 साल तक अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, वहाँ से इस तरह की इमेजेस आ रही हैं, उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। और जो अभी पूरा का पूरा ब्लेम जो है सो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज रही हैं उनके ऊपर दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट बाइडेन अभी वीकेंड्स में नहीं रहे और कैंप डेविड में थे, आज आ रहे हैं और कुछ ही घंटों में वो अपने व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम से एक वक्तव्य जारी करेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, पूरी अमेरिका में शॉक है। उनको लग रहा है कि उन्होंने जितने साल 20 साल तक जो इन्वेस्टमेंट किया, सपोर्ट किया, वो सारा का सारा कुछ बेमानी हो चुका है। जी सिद्दीकुल्ला, काबुल की सिचुएशन कैसे बताएंगे आप इस समय? कितना लोगों के मन में खौफ है, कितना डर है? हेलो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको तो पता है कि तालिबान का कंट्रोल, अशरफ गनी का इक़्तिदार छोड़ना और मुल्क से भागना, ये हालत है कि यहाँ के जो लोग जो है वो बहुत से डरे हुए हैं, बिल्कुल कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर आप मुल्ला बिरादर की वो जो स्पीच जो देखे या इनका जहाँ पर जो मीटिंग बनता है अगर आप वो देखें तो वहाँ पे जब वीडियो वो लोग बनाते हैं तो पीछे से हथियार नज़र आते हैं, पीछे से तालिब नज़र आते हैं। ये सब देखकर ये काबुल के जो लोग हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत खौफज़दा है। आज काबुल एयरपोर्ट में बहुत से मुल्की और गैर मुल्की अफराद जो थे वो इसी खौफ और डर की वजह से वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, मुल्क से निकलना चाहते थे, पर वहाँ पे उनके पास ना कोई पासपोर्ट था ना कोई वीज़ा था। वो लोग यानी इतने डरे हुए हैं कि उन्हें रास्ता पता नहीं कि हम किस तरफ जाए, कहाँ जाए। यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, इनके साथ बातचीत भी नहीं होती। अगर आप किसी के सामने बोलो कि इस्लामी इमारत का जो नया हुकूमत है वो कैसा है, कोई बिल्कुल ऐसा है जैसे उसकी ज़ुबान काट दी गई हो। यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इसी ये हालत देखकर यहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे जैसे सोए हुए, कोई तालिबान की वजह से, तालिबान के डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं सकते। ललित जी, हमें यह भी देखना होगा कि तालिबान जो है अपने आप को रीइन्वेंट करते हुए बहुत सारे देशों को अप्रोच कर रहा है, अपना एक अलग इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि हम तालिबान 2.0 जो है वो अलग है। ऐसे में जो बाइडेन अगर आज संबोधित करने जा रहे हैं तो क्या उनकी तरफ से किसी प्रयास की भी बात हो सकती है? हो सकता है वो सैन्य इंटरवेंशन के तौर पर न हो, लेकिन किसी दूसरे तरीके से क्या वो इस प्रयास के हिसाब से कुछ बोल सकते हैं? पहले तो अगर कोई सोच रहे हैं कि तालिबान ने अपने आप को री इन्वेंट किया या तालिबान 2.0 है तो ये तो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये तो हम अपने किसी दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। तालिबान ही है, ना तो कोई अच्छा तालिबान है ना खराब तालिबान है। तालिबान एक बर्बक रिजीम है जो मिडावल
पीरियड में जो हम लोगों ने अपने रिजीम्स देखे थे पूरे विश्व भर में, उस रिजीम का द्योतक है। हम 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में वापस जा चुके हैं तालिबान के थ्रू। जहाँ तक प्रेसिडेंट बाइडेन की बात आती है, मुझे नहीं पता वो आज क्या कहने वाले हैं, बट वीकेंड्स में सैटरडे संडे दोनों दिन उन्होंने सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने कैंप डेविड निवास से अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बातचीत की थी। अब देखना होगा कि आज वो क्या कहते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और सिद्दीकुल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहां पर सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल हो। आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि किसी एक देश की जनता की जिंदगियां किसी दूसरे देश की जनता से बड़ी नहीं हो सकती हैं। अमेरिका ने अपनी मनमर्जी से अगर 20 साल पहले वहां पर आकर इंटरवीन किया था उस देश के भीतर, तो आज इस परिस्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता किसी देश को कि आम लोग अपनी जान को लेकर इस तरीके की भगदड़ में इस समय नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसके पड़ोसी देश अपनी कूटनीति का डिजाइन दोबारा लेकिन तैयार करने लगे। पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के पड़ोसियों ने या तो उसे नजरअंदाज किया या फिर अपने फायदे की डील की। अब नई परिस्थितियों में अफगानिस्तान के सभी पड़ोसियों को यह बात समझ में आ गई है कि यह देश अब तालिबान की मुट्ठी में वापस है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि तालिबान के आने के बाद कि अफगानिस्तान के साथ अपनी पोजीशन क्या रखी जाए। आगे वहां पर सिविल वॉर जैसे हालात होंगे या पूरी तरह तालिबानी कंट्रोल चलेगा। फिलहाल तो सबने अपने फायदे की पोजीशन ली हुई है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जरा दूसरी किस्म के देश हैं। इन दोनों की हरकतों से लगता है कि इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तालिबान ने और तालिबान की फ्रेंड रिक्वेस्ट इन दोनों ने पहले ही एक्सेप्ट की हुई है। आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बयान ने इस दोस्ती पर मुहर लगा दी है। इमरान खान का बयान है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान का यह बयान तालिबान को पाकिस्तानी मदद के सबूत हैं। पाकिस्तान के पूर्व सांसद ने पाकिस्तान के जनरलों पर आरोप लगाया था कि वो तालिबान की पूरी मदद कर रहे हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत से खुश हैं। अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में सीधा आरोप लगाया था कि तालिबान को पाकिस्तान से बड़ा समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान ने तालिबानियों के लिए अपनी पूरी सप्लाई चेन खोल दी है और ऐसे वीडियो भी हैं जो ये बताते हैं कि घायल तालिबानियों का पाकिस्तान में इलाज करवाया गया है। दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बयान दिया है कि चीन अफगानिस्तान के लोगों के उन अधिकारों का सम्मान करता है जिनके तहत वो अपने भविष्य और भाग्य का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान से चीन का दोस्ताना और सहयोग भरा रिश्ता आगे भी चलता रहेगा, यानी आगे चीन अपने लाभ के लिए तालिबान के साथ पूरा सहयोग करना चाहता है। पिछले महीने तालिबानी नेताओं ने चीन यात्रा की थी और वहां के मीडिया ने तस्वीरें छापी थी जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी तालिबान के नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। अफगानिस्तान में संग्राम मचा हुआ है। अफगानिस्तान के वो लोग जिन्होंने अफगानिस्तान में लोकतंत्र के माहौल में जीने की आदत डाल ली थी, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान की बात सुन लीजिए उस मुल्क के हुक्मरान की बात जिसकी करतूतों पर भारत को उसे आतंकिस्तान कहना पड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद इमरान खान का बयान आया है जिसमें उन्होंने शायद अपनी आंख का पानी मर जाने दिया है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां काट दी। हम पूरा कल्चर ले लेते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। पाकिस्तान ने बीते वर्षों में तालिबान को जिंदा रखने के लिए हर तरह से मदद की। ये पाकिस्तान की मदद का नतीजा था कि तालिबान बीते 2 दशकों में खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक और तालिबान को अंदर ही अंदर समर्थन करने वाला पाकिस्तान वहां सबकी सहमति से नई सरकार बनाने की वकालत करता रहा है। इसलिए अब तालिबान की दोबारा एंट्री पर उसकी कुटिल शरारतें जारी है।
मैं कह रहा हूँ जो महिलाओं के साथ हुआ पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, उसका आप समर्थन करते हैं? ये तस्वीर दिखाई जा रही है टीवी चैनल। अभी गौरव साहब, अभी तो अफगानिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं, तालिबान ने तो अभी तो कंट्रोल भी नहीं संभाला, तो वैसे ही नागरिक भाग रहे हैं वहां से। अभी तो गवर्नमेंट इन प्लेस आनी है, उन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन देना है। आप पहले से ही क्यों कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं? पाकिस्तान तो आतंकवाद के लिए बदनाम ही है। चीन का रवैया भी देख लीजिए। चीन ने तालिबान राज 2 पर कहा है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं। अभी कुछ ही हफ्तों पहले चीन के विदेश मंत्री तालिबान के प्रतिनिधि से मिले थे, तभी साफ हो गया था कि जिस तालिबान को सभ्य नहीं कहा जा सकता है, उसे पाकिस्तान के साथ साथ चीन वैधता देने में देर नहीं लगाएगा। तालिबान ने कई मौकों पर कहा है कि वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है और वो अफगानिस्तान में चीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लंबे समय तक चीन ने अफगानिस्तान के आंतरिक मुद्दों पर दखल नहीं दिया। तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, तो ऐसे में भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती बढ़ी हुई है। तो उनको वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं, वो पूरी व्यवस्था करेंगे। बीते 2 दशकों में भारत ने तकरीबन $3 अरब यानी 22,000 करोड़ रुपयों के निवेश से अफगानिस्तान की तस्वीर बदलने की कोशिश की, लेकिन अब अफगानिस्तान की नई परिस्थितियों में भारत के हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती भारत सरकार के सामने है। आज तक भारत एक शांतिप्रिय और तरक्की पसंद देश है, इसीलिए बीते 2 दशकों में अफगानिस्तान की तरक्की के लिए भारत ने उसे हर तरह की मदद की। 20 वर्षों में अफगानिस्तान में भारत का निवेश $3 अरब यानी 22,000 करोड़ से अधिक का है। बीते 6 वर्षों में ही भारत ने अफगानिस्तान में छोटे बड़े 500 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स शुरू किए। अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत ने निवेश किया। अफगानिस्तान में स्कूल, हॉस्पिटल, छात्रावास, पुल जैसे निर्माण भारत की ओर से किए गए। भारत ने बेहद अहम सलमा डैम का निर्माण अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में किया। 42 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम मुश्किलों के बावजूद 218 किलोमीटर लंबा जरांज डेलाराम हाईवे बनाया। यह हाईवे ईरान के चबहार पोर्ट से अफगानिस्तान तक पहुंचने का भारत का सामरिक लिंक भी है। भारत ने $9 करोड़ से अफगानी संसद का निर्माण किया। अफगानी संसद के एक ब्लॉक का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है। भारत काबुल में शातूत डैम का निर्माण भी कर रहा है, जो 20 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का जरिया बनता। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान के शहरी यातायात में बेहतरी के लिए योगदान दिया। भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसें, 200 मिनी बसें गिफ्ट की। यही नहीं, अफगानी एयरपोर्ट कैरियर को इंडियन एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट भारत ने सौंपा। लेकिन अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने हिंदुस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत के प्रोफेशनल्स, साथ ही वहां रह रही बची खुची हिंदू और सिख आबादी के लिए आफत काल आ चुका है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में मौजूद अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाना है। काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी है, बाजार में अफरा तफरी है, एयरपोर्ट पर तो मारामारी के हालात हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के कब्जे से कोहराम मचा है। सरकारी दफ्तरों पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV, and all of the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami.
This place is the Afghanan, near to presidential place. तालिबानी अब गाड़ियों को रोक रोक कर उनकी तलाशी ले रहे हैं। जिन लोगों ने 1996 से 2001 के तालिबान के दौर को देखा है, उनके दिलों में दहशत बैठी हुई है। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान समेत 60 से ज्यादा देशों ने साझा बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि जिन देशों के नागरिक अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दिया जाए। इस बीच भारत ने काबुल के लिए अपनी सारी उड़ानें टाल दी हैं। एमिरेट्स ने भी काबुल को जाने वाली सारी उड़ानें रोक दी हैं। उधर तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों से कहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही रात में 9 बजे के बाद बाहर ना निकलने की चेतावनी दी है। तालिबान ने आज सुबह कहा कि वो औरतों की और महिलाओं की उनका मुकम्मल तौर पर एहतराम करेंगे, बिल्कुल किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। हमारे देश के लोगों को मेरा ये संदेश है कि उन्हें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन शहर में आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की अराजकता से बचने के लिए लोग रात 9 बजे के बाद कम से कम 1 या 2 रातों के लिए बाहर न जाएं। अफगान के बदले हालात ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अफगानिस्तान में फंसे तमाम भारतीय तो लौट आए हैं, लेकिन अभी भी भारत के तमाम लोग वहां फंसे हुए हैं। काबुल के गुरुद्वारे में 320 लोगों ने शरण ले रखी है। इनमें 270 सिख हैं और 50 हिंदू हैं। तालिबान के स्थानीय नेताओं ने गुरुद्वारे में इनसे मुलाकात की और इनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो हमारे सिख भाई गजनी में थे, जलालाबाद में थे, वो सब लोगों ने काबुल गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। इसमें कुल 320 लोग हैं, जिनमें से 50 हिंदू परिवार हैं, बाकी सिख हैं। ये सब महफूज हैं। अभी कुछ पल पहले ही वहाँ के लोकल तालिबान लीडर्स हैं, उन्होंने गुरुद्वारे को विजिट किया, हमारे प्रधान जी के साथ बैठकर चर्चा की और उनको ये आश्वासन दिलाया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेवारी लेते हैं। जो लोग अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौट आए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ हालात कितने खराब हो चुके हैं। Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. अफगानिस्तान में भारत की तमाम परियोजनाएं फंसी हैं, तो अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय भी फंसे हैं। सवाल ये है कि भारत के प्रति तालिबान का रुख क्या होगा और तालिबान के प्रति भारत का रुख क्या होगा। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान में भारतीय सहयोग का धन्यवाद किया है, लेकिन सैन्य विकल्प के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी भी दी है। काबुल में नावेद के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान बर्बर तालिबानियों के चंगुल में आ चुका है। आखिर कैसे इतनी जल्दी पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया, ये सोचने की बात है। अफगानिस्तान पर इस कब्जे के पीछे तालिबान के 4 कमांडर्स का चक्रव्यूह है। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अमेरिका भी उलझा। अब यही 4 तालिबानी कमांडर्स अफगानिस्तान की सत्ता में अपनी हैसियत और दहशत कायम करना चाहते हैं। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चला गया। लेकिन इस तस्वीर तक पहुंचने के लिए तालिबान ने जो प्लान बनाया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसके पीछे तालिबान के ये 4 चेहरे हैं। नंबर 1, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। नंबर 2, हिब्तुल्ला अखुंदजादा। नंबर 3, मुल्ला मोहम्मद याकूब। नंबर 4, सिराजुद्दीन हक्कानी। करीब 30 साल तक अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन के तौर पर जमे रहे तालिबान ने देश पर फिर से कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान का हर शहर तालिबान के कब्जे में है और माना जा रहा है कि जल्द ही तालिबान देश के लिए नए लीडर का ऐलान भी कर देगा और इस लिस्ट में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम सबसे ऊपर है।
अब एक नजर डालते हैं तालिबान के उन चेहरों पर जिनके आगे अमेरिका जैसी महाशक्ति तक घुटने टेकती है। तालिबान का कमांडर नंबर 1 मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान की सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे नाम संगठन के सह संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का चल रहा है। मुल्ला बरादर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। तालिबान में मुल्ला बरादर की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर रहा है। साल 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने पकड़ा था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने पर उसे 2018 में पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया। आज की तारीख में तालिबान की कमान जिसके हाथ में है वो है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। हिब्तुल्लाह की अगुवाई में तालिबानी लड़ाके अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए काबुल तक पहुंचे हैं। तालिबान का कमांडर नंबर 2 हिब्तुल्लाह अखुंदजादा तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम फैसला हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ही करता है। अख्तर मंसूर के बाद अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 2016 में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में अख्तर मंसूर की मौत हुई थी। 2016 में अचानक गायब होने से पहले हिब्तुल्लाह अखुंदजादा दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के कस्बे कुचलक में एक मस्जिद में पढ़ाया करता था। यहीं से वो तालिबान के संपर्क में आया और इस खूंखार आतंकी संगठन के शीर्ष पद पर पहुंचा। माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 60 साल है। हम आपको बता दें कि तालिबान की स्थापना मुल्ला उमर ने की थी। दुनिया के नंबर 1 आतंकी ओसामा बिन लादेन के साथ मुल्ला उमर के कनेक्शन थे। अब मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। तालिबान का कमांडर नंबर 3 मुल्ला मोहम्मद याकूब इसके इशारे पर ही तालिबानी आतंकी हमले करते हैं। उसे तालिबान का समग्र नेता घोषित किया जा चुका है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।